मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, वहाँ के लड़के बहुत बदतमीज थे। वो लड़कियों को बिला वजह छेड़ते, तो मैं डर जाती। आज हमारा मरी का ट्रिप जा रहा था। मैं एक नौजवान लड़के के साथ बैठ गई। कुछ देर सोने के बाद मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं डर गई कि सामने वाला लड़का। इश्क, किस नंबर 10। रात का वक्त था। फिरदौस के घर का दरवाजा बजा तो चौकीदार ने दरवाजा खोला। फिरदौस के नाम एक पार्सल आया था। रात का वक्त था, खाने का भी फिरदौस और राबिया मिलकर खाना लगा रही थी। चौकीदार ने वो पार्सल लाकर रजा को दिया और कहा कि ये फिरदौस बीबी के लिए आया है। फिरदौस ने परेशानी से अपने बाप को देखा। ये पहली बार था कि उसके लिए कोई पार्सल आया हो, वो भी रात को। खौफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। पार्सल आया है, किसने भेजा है ये पार्सल और किसने मंगवाया है? रजा ने हमेशा की तरह सख्त आवाज में कहा तो राबिया और फिरदौस एक दूसरे को देखा। राबिया की आंखों में सवाल था, जैसे वो पूछ रही हूँ कि क्या बात है, फिरदौस किसका है? फिरदौस ने भी अपनी माँ को देखा और फिर आहिस्ता आवाज में कहा, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। आवाज नहीं आती तुम्हें? मैंने पूछा, ये किसका पार्सल आया है घर पर, वो भी तुम्हारे नाम पर? रजा ने दोबारा से सख्ती से पूछा। रजा ने पार्सल पर फिरदौस का नाम देखा। ये किसका पार्सल है यहाँ, और मुझे बताओ फौरन। रजा ने एक तेज नजर से फिरदौस को देखा और ऊंची आवाज में उसे अपने करीब बुलाया। बाप के खौफ से उसका चेहरा जर्द हो गया था। न जाने कौन सी मुसीबत थी जो एक बार फिर उसके गले से लिपटने वाली थी। मुझे मुझे नहीं मालूम बाबा, मैंने कुछ नहीं मंगवाया। तो इस पर तुम्हारा नाम कहाँ से आ गया? हवा से आ गया खुद ब खुद। रजा इस पार्सल को देखने के लिए उस पार्सल को खोल रहा था कि उसे यूसुफ साहब की कॉल आती हुई नजर आई, तो उसने पार्सल छोड़कर फौरन कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो रजा? शाम दुआ के बाद यूसुफ साहब ने रजा से पूछा, तुम्हारे घर में मैंने फिरदौस के नाम एक पार्सल भिजवाया होगा? वो दरअसल क्या है ना कि मैंने और अस्मा आमिर की तैयारियों में मसरूफ थी, इस वजह से मैं खुद लेकर नहीं आ पाया। तभी भी मैंने आमिर से कहकर वो पार्सल तुम्हारे घर में फिरदौस के लिए भिजवा दिया। मैं कुछ मसरूफ था, वरना मैं खुद ही आ जाता। कोई मसला तो नहीं ना? तुम परेशान मत होना, ये मैंने भिजवाया है फिरदौस के लिए। यूसुफ साहब ने फोन के करके रजा को बताया, क्योंकि वो रजा का मिजाज बहुत अच्छी तरीके से जानता था। रजा यूसुफ साहब की बात सुनकर कुछ हद तक पुरसुकून हो गया था। फिरदौस एक हफ्ते के बाद मरी जा रही थी और हम आमिर की वजह से बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, और साथ साथ बड़े बेटे की भी शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मैंने खुद नहीं आ पाया। मैंने असमा ने फिरदौस को कुछ तोहफे भेजे हैं। वो क्या है ना कि वो अगले हफ्ते मेरी जा रही है, तो इस वजह से हमने फिरदौस के लिए कुछ शॉपिंग की थी। कुछ गर्म कपड़े हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। चलो फिर तुमसे बाद में मुलाकात होती है, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। रजन ने यूसुफ साहब से बात करने के बाद एक तेज नजर से फिरदौस को देखा। वो इस पार्सल की वजह से पहले ही गुस्से में था और दूसरी तरफ वो यूसुफ साहब को मना नहीं कर सकता था। इधर आओ, तुम यहाँ सामने खड़ी हो मेरे। रजन ने फिरदौस को अपने सामने बुलाया तो उसकी रही से जान भी निकल गई। यूसुफ साहब को किसने बताया कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी मरी के ट्रिप के लिए जा रही है? बाबा, मैंने यूसुफ साहब से ऐसा कुछ नहीं कहा। आमना से मेरी बात हुई, तो हो सकता है कि अंकल को आमना ने बताया हो। नहीं, आमना से तुम्हारी सिर्फ बात नहीं हुई थी। आमना से तुमने ये कहा था कि यूसुफ साहब मेरे बाबा को राजी करके मैं तुम्हें मरी जाने दूं, यही बात है ना? वो गुस्से की आलम में खड़ा हो चुका था, जबकि फिरदौस तो कदम पीछे हुई थी। नहीं नहीं बाबा, कसम से आप मुझसे किस किस्म भी ले लें, मैंने आमना से सिर्फ बात की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि वो मेरे लिए बात करें यूसुफ साहब से, कि वो आपको राजी करें। और मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं कि यूसुफ साहब ने ये क्यों भिजवाया है, मगर आपको कुछ कहते हैं तो मैं इन्हें वापस भिजवा देती हूँ। बकवास बंद करो अपनी। कम अक्ल लड़की बेइज्जती करवाना चाहती हो मेरी? आप गुस्सा नहीं करे बाबा। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। मैं तो पहले भी मना किया था, मगर मुझे नहीं पता यूसुफ अंकल और आमना की क्या बातचीत हुई है। आपने इनकार कर दिया था, तो फिर मैं क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जा रही बाबा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, गुस्सा मत करें प्लीज। मुंह बंद करो अपना। तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो, एक से इससे सारी जिंदगी मेरी नाक कटवाई है, और अब तुमने मेरे दोस्त के आगे मेरी बेइज्जती करना चाह रही हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मुझसे बात करेगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें क्या लगता है यूसुफ साहब मुझसे इस मामले में कुछ नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं गई? तुम्हारी माँ सारी जिंदगी मुझे मेरे दोस्तों के आगे, खानदान वालों और रिश्तेदारों के आगे गिराती आई है, और अब बच्ची कुच्ची कसर तुम निकाल दो। रजा ने पानी से भरा हुआ गिलास उठाकर जोर से जमीन पर मारा। जब मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया था तो तुम्हें समझ नहीं आई थी? आमना तुम्हें
उसे इस बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह की कसम बाबा, मैंने उससे कोई बात नहीं की। आमना की कुछ दोस्तें हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और नूर से भी आमना की बात है, मगर मेरी खुद आमना से ट्रिप के बारे में कोई बात नहीं हुई। मुझसे झूठ मत बोलो। रज़ा दोबारा से दहाड़ा। मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी? बाबा, मैं तो सच कह रही हूँ। मैंने कहा मुझसे झूठ नहीं बोलूँ। रज़ा उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा के राबिया तेजी से बीच में आ गई। क्या हो गया रज़ा? आपको जब बेटी कह रही है कि उसने बात नहीं की तो आप मान क्यों नहीं लेते? वो आपकी कौन सी बात से इनकार करती है? मैं जानती हूँ फरदौस ने किसी से बात नहीं की। ये आमना और नूर के दरमियान की बात थी, तो उन्होंने फरदौस से पूछा था कि वो जाना चाहती है, तो फरदौस ने इनकार कर दिया था। मैं थी इस वक्त कमरे में, मेरे सामने ही बात हुई थी आमना से। हाँ बिल्कुल, तुम तो इसकी तरफदारी लाजमी करोगी क्योंकि तुम्हारी ही तो परछाई है ये। रज़ा इन्हें यूं ही बुरा भला कहते रहा और उसने खाना नहीं खाया था, बल्कि वो गुस्से से खाना छोड़कर सीधा अपने कमरे में जा चुका था। जबकि फिरदौस ने अपने बाप को जाता हुआ देखा, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे पड़े थे। रज़ा को उसकी इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो अब छोटी सी फिरदौस नहीं है, वो बड़ी जवान लड़की है जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बाबा ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। वो अभी भी मुझे नापसंद करते हैं, जबकि मैंने कभी भी उनके किसी फैसले से इनकार नहीं किया। मगर फिर भी मैं अपने बाप की दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, बाप के होते हुए भी बाप का प्यार मुझे मुयस्सर नहीं। वो नम आंखों से ये सब कुछ सोचते हुए अपने बाप को जाता हुआ देख रही थी। रज़ा को कमरे में जा चुका था और उसने दरवाजा जोर से बंद किया। फिर उसने अपनी आंखें ऐसे से बंद की तो मोटे मोटे आंसू उसकी गालों पर गिर चुके थे। वो कुछ नहीं बोली। खाना जिस तरह उसे लगा हुआ था वैसे ही लगा रहा। किसने खाना नहीं खाया था? फिरदौस अपनी आंसू पोंछते हुए कमरे में आ गई थी, जबकि राबिया फिरदौस को अपने कमरे में जाता हुआ देख रही थी। टेबल पर यूसुफ साहब का पार्सल यूं ही पड़ा हुआ था। वो अपने कमरे में आई और बैठकर खामोशी के साथ रोती रही। कुछ देर के बाद राबिया उसके कमरे में आई और उसका चेहरा गौर से देखा। यूं लग रहा था जैसे वो अभी अभी रोना बंद की हो। उसका चेहरा गीला था, यूं जैसे अभी धोकर आई हो। राबिया खामोशी से आई और पार्सल उठाकर एक तरफ रखा और फिर फिरदौस के दोनों हाथों को मजबूती से अपने हाथों में ले लिया। फिरदौस कुछ नहीं बोली। तुम जानते हो अपने बाबा को, वो गुस्से की बहुत तेज हैं, मगर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं फिरदौस। राबिया कहते हुए फिरदौस से नजरें चुराई। राबिया ने ये अल्फाज कहे तो फिरदौस ने अपनी माँ से नजर मिलाई, मगर राबिया ने तेजी से नजरें चुरा ली। फिरदौस के होंठों पर एक बहुत बेबस और गमजदा सी मुस्कुराहट आई। क्योंकि क्यों झूठ बोलती हैं अम्मी, और मुझे सिखाई थी है कि झूठ बोलना गुनाह है। अगर ये सच बात है तो आप हमेशा ये बात करते हुए मुझसे नजरें क्यों चुरा लेती हैं? तुम्हारे बाबा बस थोड़े से सख्त हैं। नहीं अम्मी, मेरे बाबा सिर्फ मेरे मामले में सख्त हैं। अगर मेरी जगह उनका कोई बेटा होता तो शायद इतने सख्त नहीं होते। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं बेटा नहीं हूं तो मैंने अपने बाप का सर ऊंचा रखने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। मुझे दूसरा ने उन कोशिशों के लिए बहुत सर आया है और बहुत मोहब्बत दी है, मगर जिसकी थोड़ी सी मोहब्बत पाने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ वो तो मुझे देखते तक नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैं हर वो चीज करती आई हूँ जो बाबा चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इन्हें कभी ये एहसास हो जाए कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। और शायद मेरी इस मोहब्बत को देखकर वो थोड़ी सी मोहब्बत मुझसे भी करने लगे। मगर मैं कितनी बेवकूफ हूं ना। शायद दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की ही मैं हूँ। एक मेरा बाप है जिसने मुझे पैदा किया, वो मुझे देखना तक नहीं चाहता था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी बाकी तमाम दोस्तें किस कदर खुश नसीब हैं। इन सब के बाप उनके ऊपर किस तरह से मोहब्बत नशावर करते हैं, और एक मैं हूँ जो बचपन से लेकर जवानी तक अपने बाप के एक मोहब्बत भरी नजर के लिए तरसती आई हूँ। और वो लोग अपने अपने बाबा की तारीफ बयान कर रही होती हैं और मैं खामोशी से बैठी हुई होती हूँ, इन्हें सुन रही होती हूँ। अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। राबिया चंद लम्हे भर फिरदौस को देखती रही, फिर राबिया ने नरमी से फिरदौस को अपने गले से लगाया। कुछ बाप को अपनी इज्जत अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा प्यारी होती है। तुम उसे किस्मत का लिखा हुआ समझ के कबूल कर लो तो ज्यादा बेहतर है फिरदौस। मैं अपनी किस्मत को कबूल कर चुकी हूँ कि मेरे नसीब में बाप की मोहब्बत नहीं, मगर पता नहीं क्यों हर बार मुझे एक उम्मीद सी रहती है। हर बार के कभी तो बाबा मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, मगर वो तो सिर्फ मुझसे नफरत करते रहे हैं। राबिया ने उसे एक नजर देखा। फिरदौस की ये बातें उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी, उसे तकलीफ दे रही थी। चंद लम्हे वो फिरदौस को यूं ही मायूस बैठा देखती रही, फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके कमरे से उठकर बाहर चली गई। वो फिरदौस उसको यूं रोता हुआ देख नहीं सकती थी। फिरदौस अपने कमरे में उदास बैठी रही। उसकी नजर यूसुफ साहब के पार्सल पर पड़ी। फिरदौस ने हाथ बढ़ाकर पार्सल अपनी तरफ किया और उसे खोला तो सामने ही एक बहुत खूबसूरत सा कार्ड रखा हुआ था। अंदर पार्सल में एक मोटी शॉल थी। एक
فروزی کلر کا بہت پیارا سا سویٹر بھی تھا، اور سب سے نیچے فردوس کے لیے بہت سارے ڈرائی فروٹس، اس کی پسندیدہ چاکلیٹس تھی، اور آخری شاپر میں نمکین کاجو تھے جو کہ فردوس کو بہت پسند تھے۔ فردوس نے سب سامان کو دیکھ کر یوسف صاحب کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کارڈ پڑا ہوا تھا۔ فردوس نے اس کارڈ کو کھولا تو کارڈ پر لکھا ہوا تھا، میری بیٹی فردوس کے لیے۔ اسے پڑھ کر فردوس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھیں دوبارہ سے نم ہو گئی تھی۔ تم بہت لکی ہو آمنہ کہ تمہارے پاس یوسف جیسے باپ ہے، وفادار ہیں، فادر ہیں۔ وہ کارڈ پر نرمی سے یوسف صاحب کا نام پڑھ کے کہہ رہی تھی۔ یونیورسٹی کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا، مگر یونیورسٹی میں آج پکنک کی وجہ سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اسٹوڈنٹس الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے آ رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ ان کے لیے یہ تفریح بہت اچھی تھی۔ جگہ جگہ لڑکیوں اور لڑکوں کے ٹولے بنے ہوئے تھے۔ صبح سے یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس مریجے سے شہر جانے کے لیے بے حد ایکسائٹیڈ تھے۔ یونیورسٹی کے باہر اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ساری بسیں لائن سے لگی ہوئی تھیں اور اسٹوڈنٹس کافی پرجوش اور خوش نظر آ رہے تھے۔ ہر کسی کے کندھوں پر 2 بیگز لازمی تھے، پھر بھی کچھ سامان ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک عجیب سی ہلچل، ایک عجیب سا اچھا سا ماحول لگ رہا تھا، ہر کوئی بڑے اچھے طریقے سے ہو کر ٹرپ پر جانے کے لیے آیا تھا۔ ایسے میں علی خاور نے سفید رنگ کی ٹی شرٹ نیچے بلو رنگ کی جینس پہنی ہوئی تھی اور اس کے کندھے پہ ایک بڑا سا بیگ تھا۔ کچھ لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ میری ٹرپ پر جانے کے لیے بالکل بھی ایکسائٹڈ نہیں ہے، مگر آج تو لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور رونے کی ہی لگ تھی۔ یاسر اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا کہ جبکہ علی نے اسے ایک نظر دیکھا اور کہنے لگا، کبھی کبھار کچھ نئے لوگوں کے آنے سے کچھ چیزوں میں دلچسپی آ جاتی ہوں۔ اوہو، اچھا تو نئے اور پرانے لوگ کون ہیں، ذرا تم ہمیں بتاؤ گے؟ یاسر نے کہا، نہیں بتانے کا کیا فائدہ ہے، میں یہ چیز اپنے تک ہی رکھنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں پرائیویٹ بھی ہوتی ہیں۔ علی نے اشارے سے کہا تو یاسر نے اس کی کمر پر زور سے مکہ مارا۔ کیا بات ہے؟ یاسر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ اگر تمہیں کوئی بات پتہ چلے تو مجھے بھی بتانا، اور وہ بھی علی تھا۔ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں چل رہا۔ تم سیدھے طریقے سے مجھے بتا رہے ہو یا میں ایک اور مکہ تمہارے پیٹ پر ماروں؟ زیادہ میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں، تمہاری منگنی ہو گئی نا، بس اب تو اپنا منہ بند رکھو اور مجھے میرا کام کرنے دو تاکہ میری بھی جلدی کی منگنی ہو جائے۔ انتہائی کمینے انسان ہو تم، یاسر نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ میری تعریف کے لیے۔ دیکھو یاسر، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ نہیں بیٹھنا، تم جا کر اپنی منگیتر کے ساتھ بیٹھنا، اور میں کسی اور کو اپنے ساتھ بٹھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ خوبصورت سفر ایک لڑکے کے ساتھ کٹے، وہ بھی منگنی شدہ۔ علی خاور کی بات پر وہ دونوں ہی زور سے ہنس پڑے تھے۔ تو بس دیکھتا جا بیٹا میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ، یاسر نے بھی علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے علی خاور، تم جس کی وجہ سے جانے کے لیے راضی ہو وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی، اور نور بھی غائب ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہی، مجھے صبح سے ہو گئی ہیں دونوں دوستیں کہیں ایک ساتھ، چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ علی اور یاسر باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر ایک اسٹوڈنٹس پہلے ہی موجود تھے۔ یاسر کی نظر نور پر پڑی تو اس نے دور سے ہاتھ ہلایا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھایا۔ کیسی ہو نور؟ تمہاری دوست فردوس کہاں ہے؟ وہ نہیں چل رہی کیا؟ اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گی ایک دن پہلے۔ ہاں وہ آئے گی، مگر ابھی تک آئی نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آتی ہوں، میں نے اسے کال کی تھی مگر اس نے کال اٹھائی ہی نہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہے کہ فردوس کی گاڑی یونیورسٹی کے باہر رکی۔ فردوس نے آج نیلے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی جس پر گلے کی طرف چند بٹن لگے ہوئے تھے، اور باقی کی پوری فراک سادہ تھی۔ دوپٹے کے چاروں طرف خوبصورت باریک سی بیل بھی لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے فردوس کا سامان باری باری اٹھا کر باہر نکال دیا تھا۔ تھینک یو، اس نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا تو ڈرائیور وہاں سے چلا۔ وہ دیکھو اب آئی ہے یہ اتنی دیر سے، نور کے کہتے ہوئے فردوس کی طرف چل پڑی، جبکہ وہ بھی نور کی طرف آ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ پورے 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو یار، میں تو ٹائم پر نکل رہی تھی مگر بس کچھ کام آ گیا تھا بیچ میں، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ چلو ہمارے ساتھ وہاں چلتے ہیں، سب وہی موجود ہیں اور ٹیچرز بھی کچھ دیر میں شاید کچھ اناؤنسمنٹ کریں گے۔ چلو ہم فردوس نور کے ساتھ آ گئے۔ سب اسٹوڈنٹس ایک بار پھر سے یونیورسٹی کے دروازے کی طرف موجود تھے اور گاڑیاں لائن سے لگی ہوئی تھیں۔ اتنے میں یونیورسٹی کے پرنسپل باہر تشریف لے آئے تو سارے اسٹوڈنٹس ادب سے کھڑے ہو چکے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی 2 ہفتوں کے لیے ہماری ٹرپ پر جا رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت انجوائے کریں گے اور ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کریں گے اور خیال رکھیں گے۔ پورا سال بہت ٹف پر کی وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں پر پڑھائی کا پریشر رہا اور امتحانات میں بھی بس کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کی ریفریشمنٹ کے لیے ایک اچھی سی ٹرپ پلان کی جائے۔ اس وجہ سے ہم نے یونیورسٹی کی 2 ہفتوں کے لیے میری ٹرپ پر بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا آپ سب اس ٹرپ کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں؟ پرنسپل صاحب نے بلند آواز میں کہا۔ بس
यस सर, सारे स्टूडेंट्स एक आवाज थी। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप सब अपनी अपनी बसों में बैठना शुरू करें। सारे स्टूडेंट बसों में बैठना शुरू हुए तो हर एक ने खुद ही बस में जगह बनाकर अपना सामान ऊपर की तरफ रख दिया। जारी है।